हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग नीट इग्नाइटर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारा न्यू चैप्टर है और हम इसे पूरा कवर करेंगे। चिंता मत करो, मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं थी। अब हम दोबारा बैक आ गए हैं तो काम करेंगे। ठीक है, अभी देखो, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, ये हमारा 11th का चैप्टर है ना। एनसीईआरटी बुक में तुम्हें मिल जाएगा, ह्यूमन फिजियो के अंदर, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग की जब भी हम बात करते हैं तो ब्रीथिंग, अब तुम्हारे हिसाब से ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग मतलब होता है O2 को लेना और CO2 जो तुम्हारे टिश्यू ने प्रोड्यूस की है, CO2 उसको बाहर करना, है ना। अब तुम बोलोगे दीदी सिर्फ O2 जा रहा है क्या अंदर एयर के थ्रू? अरे एयर के थ्रू सब कुछ जा रहा है, O2 भी जा रहा है, CO2 भी जा रहा है, बट वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। अभी हम उसके बारे में आराम से बातें करेंगे, पर तब तक ये देखना है कि ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग मतलब O2 CO2 जो है, मतलब O2 को इन करना और CO2 को आउट करना, बस सिंपल इतना याद रखो। और O2 इन कौन सा करना है? जो एटमॉस्फेरिक O2 है उसको इन करना है, और जो हमारा जो टिश्यू ने जो प्रोड्यूस किया है CO2 उसको आउट करना है। ठीक है, बस ये करना है। तो अभी क्या करना है इसमें, ब्रीथिंग में, ब्रीथिंग की जब भी हम बात कर रहे हैं तो ब्रीथिंग में दो प्रोसेस आती हैं। एक आती है इंस्पिरेशन और एक आती है एक्सपिरेशन। क्या? एक आती है इंस्पिरेशन और एक आती है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन मतलब होता है एक्सपायर करना। एक्सपायर मतलब बाहर गैस जो भी है, O2 या CO2 है जो भी है, तो उसको CO2 को आउट करना अपनी बॉडी से, मतलब एल्वियोलाई से, लंग से बाहर करना, उसको बोलेंगे हम एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इन। तो O2 को इन करना जो है वही बोला जाएगा इंस्पिरेशन के अंडर, है ना। तो ब्रीथिंग वगैरह, अब देखो ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है और मतलब क्या कैसे कैसे पढ़ना है। देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी में जो है, तुमने खाना खा लिया था। जो पहला चैप्टर था ह्यूमन फिजियो का, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में तुमने खाना खा लिया था। अब खाना खाने के बाद क्या हुआ था तुम्हारे साथ कि तुमने ग्लूकोज ले लिया। अब ग्लूकोज वो ऐसे ही पड़ा है सेल के पास, उस ग्लूकोज का कुछ नहीं होगा तब तक O2 नहीं पहुंच जाएगा, उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। अब हमें क्या चाहिए? उस ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए। हमें नहीं, हमारी सेल्स को, जो भी है हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सबको एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी के लिए हमें O2 देना पड़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तुम्हें ये बात नहीं पता तो प्लीज़ पता कर लें। मैं सोच के चल रही हूँ कि आप 10th पास हैं। ठीक है, अभी क्या है कि वो जो O2 मतलब उससे पास होने वाली है हमारी, क्या देखो मैं आगे वाले पेज पे बता देती हूँ, नेक्स्ट पेज पर। जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस होते हैं, तुम्हें ये पता होना चाहिए। ब्रीथिंग मतलब सिर्फ सांस अंदर लेना, सांस बाहर करना, मतलब O2 इन CO2 आउट, दैट इज ब्रीथिंग, नथिंग मोर देन इट। रेस्पिरेशन जो है वो मेन है ना। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो तुमने ग्लूकोज लिया था उस ग्लूकोज को O2 प्रोवाइड किया जाएगा, और उस O2 के होने की वजह से ये जो है फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा। CO2 प्लस H2O प्लस 36 और 38 ATP जो प्रोड्यूस होती हैं। ये वाली ATP प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? O2 चाहिए। O2 की हाईली रिक्वायरमेंट है। जब तक ऑक्सीडेशन नहीं करा रहे हो तुम फूड का, तब तक तुम्हें एनर्जी नहीं प्रोवाइड हो सकती। दैट्स वाई हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है, ये जो है CO2 प्रोड्यूस हो गया है। देखो ये वाला जो है, ये जो है, ये CO2 प्रोड्यूस हो गया है यहाँ पे। अब ये कहाँ पर हुआ है? ये टिश्यू के अंदर चल रही थी, ये जो रिएक्शन चल रही थी, क्योंकि टिश्यू के पास हम ग्लूकोज पहुंचा चुके हैं, और ग्लूकोज के बाद O2 पहुंचना है, तो फिर उसके बाद CO2। तो CO2 जो प्रोड्यूस हुआ ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, मतलब हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें इसे आउट करना ही पड़ता है, मतलब बॉडी के सेल्स के लिए हार्मफुल है ये। तो इस वजह से इसको आउट करना है और O2 को अंदर लेना है। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, दैट्स वाई हम मतलब ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीथिंग, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा भविष्य, मेरा नहीं, मेरा तो हो चुका है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा दिया, जिससे CO2H2O, और हमें एनर्जी मिल चुकी है। दैट इज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो बताया था चैप्टर का नाम था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज करना है कि कैसे कैसे एक्सचेंज चलेगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर।
हाँ, तो रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब देखो तुम्हें मतलब जैसे कि तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी नहीं हैं। थोड़ी मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, पर हाँ देख लेना, काम चलाऊ तो है ही। देखो ये जो मुंह की जो कैविटी होगी उसको बोलेंगे ओरल कैविटी। व्हाट इज इट? ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। ठीक है, जो भी मतलब मुंह के अंदर पाया जा रहा है तो उसको बोलने वाले हैं हम ओरल कैविटी और इट इज बक्कल कैविटी। जो भी हमारा जहाँ पर हमारे लंग्स सिचुएटेड हैं वहाँ पर जो पाई जा रही है उसको बोलते हैं हम चेस्ट कैविटी और पल्मोनरी कैविटी। व्हाट इज इट? चेस्ट कैविटी और पल्मोनरी कैविटी। ठीक है, ये बेसिक्स है ना ह्यूमन फिजियो का। अब जो नीचे पाया जाता है जहाँ पर हमारा स्टमक है, तो वहाँ पर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि उसको एब्डोमेन बोला जाता है, तो एब्डोमिनल कैविटी बोला जाएगा वो। मिनल कैविटी। ठीक है, अब एब्डोमिनल कैविटी के बाद जो नीचे पाई जाती है जहाँ पर हमारा हिप्स वाला एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड पेल्विक कैविटी। ठीक है, पेल्विक रीजन बोला जाता है। ऊपर होती है पेक्टोरल गर्डल और नीचे होती है पेल्विक। दैट्स वाई नीचे वाले को बोलेंगे पेल्विक कैविटी। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि सबसे टॉप पे कौन सी आई। सबसे टॉप पे जो आई दैट इज ओरल कैविटी, जो कि माउथ के अंदर है। चेस्ट कैविटी जो कि लंग्स के अंदर है, जिसको पल्मोनरी कैविटी। लंग्स को पल्मोनरी से लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है, याद रखना। इस वजह से जहाँ पर भी लंग्स यूज होने वाला है दैट इज पल्मोनरी वर्ड वहीं से रिलेटेड होगा। एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो ये सारे चारों वर्ड्स जो हैं वो क्लियर है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी तुम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। व्हाट इज? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब वो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या है क्या नहीं है। देखो, ऑर्गन दैट आर यूज फॉर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स और रेस्पिरेशन के लिए यूज हो रहे हैं उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलेंगे, है ना। पर देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके पास है किसके पास नहीं है। अब देखो, कोई प्रिमिटिव वाला है उसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट कर गया है उसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे। तो वो कैसे कैसे कर रहा है, वो कैसे कैसे नहीं कर रहे। तो जो रेस्पिरेशन होता है ना वो डिपेंड करता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेस्पिरेशन टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पहला जो है एक हैबिटेट। अब उसके हैबिटेट के बारे में पता होना चाहिए हमें कि वो कैसे एक एनवायरनमेंट में रह रहा है। अगर देखो वो टेरेस्ट्रियल जिंदगी जी रहा है ना, जमीन पर जी रहा है, तो उसके पास लंग्स हो सकते हैं, है ना, और भी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पर अगर वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में रह रहा है तो उसके पास गिल्स वाला काम चल रहा होगा उसके पास, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स के चेंज होने पे डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स चेंज हो जाते हैं। अभी देखो, दूसरा फैक्टर जो होता है, जो इसमें हैबिटेट जो है वो पहले फैक्टर है, दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हमने उसमें एनिमल किंगडम में पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि चार टाइप्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक होता है सेलुलर लेवल, जिसके मतलब ऑर्गेन के पास सिर्फ और सिर्फ सेल प्रेजेंट है। टिश्यू लेवल, जिसके पास टिश्यू प्रेजेंट है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ ऑर्गन है, दैट इज इन प्लेटी हेलमिन्थीज, है ना। और प्लेटी हेलमिन्थीज के बाद जितने भी थे फ्लैटवर्म्स के बाद, वो सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। तो देखो, जब किसी के पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कुछ बना पाएगा क्या? उसके पास सेल है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे बना लेगा जब उसके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसे सिंपल डिफ्यूजन ही करना पड़ेगा अपनी बॉडी सरफेस से, और उसके पास कोई चारा नहीं है। तो दैट्स वाई दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या नहीं है, किस टाइप से वो करने वाला है। तो पहली चीज़ हैबिटेट और दूसरी चीज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारा जो CO2 O2 एक्सचेंज होने वाला है वो किधर से होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा, है ना। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, एक है ना टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, वो मतलब पैराग्राफ दे रखा है फर्स्ट पेज पर ही, और नीचे साइड, है ना। तो अभी तुम उसको याद करने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बता देती हूँ कैसे कैसे तुम्हें याद करनी है। ठीक है, हम यहाँ पर एनिमल्स लिख लेंगे। इधर साइड हमने एनिमल्स लिख लिए, इधर साइड हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिख लेते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और एक लिख लेते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल्स लिख लिए। कितना क्लियर है? हाँ, तो अभी क्या है, यहाँ पर एनिमल्स लिखने वाले हैं हम। ब्लैक
ब्लू पेन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स इन द सेंस कि पॉरीफेरा जो प्रिमिटिव थे सबसे ज्यादा, जैसे स्पॉन्जेस जो थे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थे, तो उनके अंदर क्या हो रहा था, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, उनको इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं क्योंकि उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, ऐसा भी बताया था मैंने। तो आप क्लियर रहे, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो है उनके पास कोई भी वेल डेवलप्ड चीज़ें नहीं होती, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। तो कभी भी तुमसे पूछा जाएगा कि उनके पास कुछ है, अरे वो सेलुलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे जी रहे हैं, तो उनके पास क्या होगा। अब जो सीलेंट्रेटा एंटीनोफोरा जो होता है उसके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो ऑर्गन कैसे बना लेगा। तो नो वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कुछ भी नहीं होता इनके पास रेस्पिरेटरी। फास्ट तो नहीं हो रहा मतलब, अच्छा देखो, फास्ट हो रहा हो तो स्लो कर लेना, स्लो हो रहा हो तो फास्ट कर लेना, देख लेना जैसे जैसे देख सकते हो। हाँ तो देखो, इसमें आते हैं स्पॉन्जेस, दैट इज इन पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर जितने भी आते हैं वो सारे के सारे उनके पास कोई भी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है। एक मैंने तुम्हें बोला था सीलेंट्रेटा, मैं नाइडेरिया लिख रही हूँ क्योंकि नाइडेरिया थोड़ा छोटा होता है ना, लिखने में काफ़ी आसानी है, पर सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। नीडोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं जेलीफिश वगैरह में, वो सारे इसी के अंदर आते हैं, नाइडेरिया के अंदर। सी एनिमोन वगैरह जो पढ़े होंगे तुमने, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और फ्लैटवॉर्म्स, फ्लैटवॉर्म्स वगैरह जो थे उनके पास भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं थे। ध्यान रखना, ऑर्गन लेवल सिमेट्री जरूर आई थी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जरूर आ गया था फ्लैटवॉर्म्स के पास, प्लेटी के पास, बट रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं फॉर्म हो पाए थे। तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, तो ये लोग कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ तरीका भी तो होगा एक्सचेंज करने का इनका। तो ये जो एक्सचेंज करते हैं वो करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अगर देखो ये पानी में बैठे हुए हैं स्पॉन्जेस और जेलीफिश वगैरह जितने भी हैं, तो वो क्या है, पानी के अंदर है, पानी के अंदर से ऑक्सीजन अगर बॉडी के अंदर कम होगी तो बॉडी सरफेस के थ्रू, जनरली ऑस्टिया के थ्रू आता है अंदर पानी, उसी में O2 होती है, वो ले लेते हैं, फिर जितनी भी CO2 होती है वो पानी के थ्रू ही आउट हो जाती है। तो मतलब सिंपल डिफ्यूजन चल रहा होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीज़ें जाती आती रहेंगी। तो वही देखना है हमें, सिंपल डिफ्यूजन इसके बारे में बात कर रहे होंगे हम, और कोई काम नहीं करना है हमें, ठीक है। ये क्लियर है ना। अब देखो, दूसरा जो है, दूसरे की जो हम बात करने वाले हैं और इससे भी आगे आ जाते हैं, जैसे कि तो वो आ जाते हैं अर्थवॉर्म्स के बारे में। एनालिट्स जो थे, है ना, जिनके पास पूरी सेगमेंटेड बॉडी थी, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो मॉइस्ट सरफेस होती है ना, और उनके पास थिन एंड वेस्कुलर क्यूटिकल्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर, व्हाट इज वेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स जहाँ पर पाई जा रही है ना। अभी देखो ये भी दिक्कत थी, ये जो लोअर रेस्पिरे वो थे ना, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, उनके पास ना ब्लड था ना लिम्फ था, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। O2 CO2 ट्रांसपोर्ट कराने के लिए तुम्हारे पास कोई बॉडी फ्लूइड भी तो होना चाहिए। अब इनके पास तो था नहीं, तो ये कहाँ से एक्सचेंज करते, तो ये पानी के थ्रू ही अंदर आ रहा है जा रहा है, बस वही सीन है, सबसे मस्त जिंदगी, कुछ करना ना पड़े, वही वाली लाइफ थी इनकी, ठीक है। अभी क्या है, देखो दो टाइप्स की लाइफ होती है ना, एक होती है सिंपल जिंदगी और एक होती है टफ जिंदगी। जैसे नीट देना हो किसी को और किसी को BSc करना हो, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई ना, वही हालात है। तो देखो, मॉइस्ट थिन एंड वेस्कुलर क्यूटिकल्स, मतलब इनकी जो बॉडी सरफेस थी, जैसे ये अर्थवॉर्म है मेरा सपोज करो, तो इनकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है ना। ये मैंने इसकी आंख बना दी छोटी सी, ठीक है। अब ये इसकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड सेगमेंटेड है, तो इसके ऊपर जो स्किन होती है ना, उस पर क्यूटिकल की सरफेस होती है, तो वो और इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। व्हाट इज इट, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो क्यूटेन से हो तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो अर्थवॉर्म के अंदर जो पाया जा रहा है वो मॉइस्ट थिन वेस्कुलर क्यूटिकल्स की वजह। अरे दीदी, आप पूरा एनालिटिक्स का क्यों नहीं पढ़ा रहे, वो एनिमल किंगडम में पढ़ना है, ये हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। जितना एनसीईआरटी में है उतना पढ़ो, बस बाकी बात खत्म, ठीक है। हाँ, तो मॉइस्ट थिन एंड वेस्कुलर क्यूटिकल्स जो पाई जा रही हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा है अर्थवॉर्म्स के अंदर। अब देखो, एक और चीज़ के बारे में बताया, इंसेक्ट्स के बारे में, लाइक कॉकरोच। तुम्हें कॉकरोच तो पसंद होगा ना, काफ़ी अच्छा दिखता है ना, लड़कियों को नहीं पसंद होता, ठीक है। हाँ देखो, इंसेक्ट जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब्स पाए जाते हैं एक्चुअली में, ट्रैकियल ट्यूब्स।
मतलब ट्रैकियल ट्यूब्स क्या होते हैं, यहाँ पर ऐसे 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 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं कॉकरोच की सरफेस पे। फिर उसमें से ऐसे ट्यूब्स जा रहे होते हैं छोटे छोटे। फिर वो एक कनेक्शंस बना रहे होते हैं पूरा। तो वो ट्रैकियल ट्यूब्स बोले जाते हैं, है ना। तो वो ध्यान रखना, तुम ट्रैकियल ट्यूब्स को ध्यान रखना बस, कि ट्रैकियल ट्यूब्स पाया जाएगा, नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स है ये। व्हाट इज इट, नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब, बहुत सारे ट्यूब मिलके एक वो बना दिया है कि दिस इज ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है। ध्यान रखना, इंसेक्ट जो होते हैं कॉकरोच वगैरह, उनके अंदर जो पाया जाता है दैट इज ट्रैकियल ट्यूब्स, रेस्पिरेशन कराने के लिए। दीदी ब्रीथिंग नेक्स्ट चेंज शुरू करो, ये क्या पढ़ा रही हो है। अरे वही पढ़ा रही हूँ ना, पहले पेज पे ऐसे रामायण दे रखी है, उसे याद भी तो करना है तुम्हें। हाँ, तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के ही अंदर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के ही अंदर चल रहा है अभी हम। तो पाया जाता है गिल्स। देखो जो आर्थ्रोपोड्स थे, आर्थ्रोपोड्स इज द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ एनिमल किंगडम, है ना। तो उसके अंदर दो टाइप्स के थे, देखो इंसेक्टा था, जो कि इंसेक्ट जो टेरेस्ट्रियल हैबिट्स में जी रहे थे। अरे कुछ उसमें एक्वेटिक्स भी थे, एक्वेटिक हैबिटेट्स में जो रहते थे, जिनका मतलब जैसे क्रस्टेशियंस वगैरह, तुमने प्रॉन वगैरह सुना होगा, है ना। तो झींगा मछली, अब तो सुना होगा, नहीं सुना तो कुछ नहीं कर सकती मैं। हाँ, तो ये जो गिल्स हैं, गिल्स जो यूज होती हैं, गिल्स होती हैं मतलब प्लेट लाइक्स होती हैं, प्लेट लाइक वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, है ना। मतलब जहाँ पर भी ब्लड वेसल्स का पूरा कनेक्शन चल रहा होगा, तो वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर। किसके अंदर, क्रस्टेशियंस के अंदर बात कर रहे हैं हम। जितने भी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं दैट इज प्रॉन, मैंने बताया था। और देखो आगे भी बात कर सकते हैं, जैसे मॉलस्का जो थे, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो थे, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जैसे स्नेल्स, यूनियो वगैरह, तो उन सब के अंदर भी क्या पाया जाता है, उन सब के अंदर भी यही गिल्स पाई जाती हैं, है ना, जो वाटर हैबिटेट्स में रह रहे हैं और जो थोड़े डेवलप्ड हो गए, मतलब सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल नहीं है उनके अंदर, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया है, तो उन्होंने गिल्स का फॉर्मेशन कर लिया था। इतना क्लियर है। अभी देखो, अभी हम वर्टिब्रेट्स पे आ गए। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर सीन क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में फिशेज के बारे में बात करेंगे, एम्फीबियंस के बारे में बात करने वाले हैं। देखो फिशेज के पास गिल्स होती है, तुमने बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, थर्ड क्लास में ईवीएस की बुक में भी होता था कि गिल्स होती हैं। तो दोनों जो कार्टिलेजनस और बोनी फिश जो होती हैं, दोनों के टाइप की फिशेज के पास क्या पाई जाती हैं, गिल्स पाई जाती हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पे। देखो एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस क्यों बोले जाते हैं, कि ये दो टाइप्स के हैबिटेट्स में रहते हैं। किस किस में, एक पानी में और एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। तो इनके पास सब कुछ है, इनके पास मॉइस्ट सरफेस से भी होगा, गिल्स से भी होगा, और इनके पास लंग्स से भी हो रहा होगा, बक्कल कैविटी से भी हो रहा होगा, है ना। तो इनके पास सब तरीके से हो रहा होता है। अब देखो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। तुम्हें पता है ना एम्फीबियंस का एग्जांपल फ्रॉग्स एक्सेट्रा, ठीक है। मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज पर कुछ बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। फ्रॉग के अंदर तीन, मतलब फ्रॉग के अंदर जो होते हैं, तीन टाइप्स के रेस्पिरेशन होता है। पहला जिसको हम बोलेंगे बक्कल रेस्पिरेशन, ठीक है। बक्कल रेस्पिरेशन दैट इज ओरल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि वो माउथ के थ्रू O2 लेता है और CO2 माउथ के थ्रू ही निकाल देता है, ठीक है। माउथ के थ्रू जो हो रहा होगा उसको बोलेंगे बक्कल रेस्पिरेशन। दूसरा जो होता है, होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, कि वो अपनी बॉडी सरफेस से, मॉइस्ट स्किन से O2 ले रहा है और CO2 आउट कर रहा है। तो वो उसके मॉइस्ट सरफेस से जो हो रहा है, क्यूटिकल से, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तीसरा जो होता है दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। व्हाट इज इट, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या होता है कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन में होता है कि हम, मतलब लंग्स होता है इसके पास, तो लंग्स से O2 CO2 एक्सचेंज करता है, तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब देखो चौथा जो होता है, वो चौथा जो होता है, ये तीनों जो है उसकी अडल्ट स्टेज पे पाए जाते हैं। किस पर, अडल्ट स्टेज पर। बट अगर हम बात करें उसकी लार्वल स्टेज पर, तो लार्वा स्टेज उसकी कौन सी होती है, टैडपोल। तुमने फ्रॉग के बच्चे को पता है ना क्या बोलते हैं, टैडपोल। तो जो फ्रॉग का बच्चा है वो टैडपोल है। तो हाँ, तो टैडपोल वाली स्टेज में उसके पास गिल्स होती हैं, क्योंकि ये जो टैडपोल होता है ये एक्वेटिक लाइफ में जी रहा होता है, ये जमीन पर नहीं आता, ठीक है। ये एक्वेटिक लाइफ में जीता है, तो इसके पास गिल्स होती हैं, और ग्रीन गिल्स वाले को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। प्लीज टर्म्स याद कर लेना, लंग्स को लैटिन लैंग्वेज में पल्मोनरी बोलते हैं,
इसी वजह से ये आया। माउथ को बक्कल बोलते हैं, दैट्स वाई। याद करते चलो तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोला जाएगा ये। व्हाट इज इट? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग के अंदर मेनली जब भी तुमसे रेस्पिरेशन में कभी कंफ्यूजन वगैरह कुछ करवाया जाता है तो वो करवाया जाता है रेस्पिरेशन को लेके कि फ्रॉग के पास कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन पाए जा रहे हैं। इतने सारे तो एडल्ट्स में 3 टाइप्स तो बक्कल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस, पल्मोनरी और गिल्स के थ्रू टैडपोल वाली स्टेज में पाया जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ, तो आ गए हम नेक्स्ट पेज पर। अभी तो चल ही रहा है। तो देखो इधर देखो, तो अब बाकी बात करते हैं रेप्टाइल्स की। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के पास भी लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स जो होती हैं एवीज बोलते हैं ना, ठीक है, तो इनके पास भी लंग्स पाए जाते हैं। और मैमल्स, हम जो है हमारे पास क्या है? दिल। दीदी दिल, दिल से सांस थोड़ी ले रहे हो, लंग्स। ठीक है, लंग्स पाया जाता है। तो इसमें आ जाते हैं ह्यूमंस। हर काम हम दिल से कर लेते हैं। देखो सुनो, बर्ड्स में क्या आ जाते हैं? पिजन, पैरट, है ना, ये सब तुम्हें पता है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं ना। रेप्टाइल्स में क्या आता है? क्या आता है? स्नेक्स वगैरह, स्नेक, लिजार्ड, जितने भी हैं ये सारे किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। तो इन सब के पास पाया जाता है लंग्स, तीनों के पास। तो इतना क्लियर है ना अब तक जितना भी हमने पढ़ा? जितना पढ़ना था ना तो मैं रेस्पिरेशन के बारे में मैंने सब बता दिया, सब। मतलब जो जो क्वेश्चंस तुम्हारे पहले पेज से आ सकते थे, क्लियर है। एक बार पढ़ लिया करो, 2x पे देखा करो, 3x पे देखा करो, जैसे मन आए वैसे देखा करो, पर देख लिया करो वीडियो को, है ना। हाँ देखो, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाता है, डाउनलोड करके मत देखा करो, बेकार हो जाता है सारा। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में अब बात करते हैं। वो सारा हमने बेसिक पढ़ लिया, सबका पढ़ डाला एक बार में। अब हम बात करेंगे ह्यूमन का। और ह्यूमन फिजियो में ह्यूमन का ही तो पढ़ने वाले थे, तब से आपके साथ प्रैंक सा हो रहा था। हाँ, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? लंग्स। लंग्स के बारे में पढ़ने वाले ना। तो लंग्स तक पहुंचने के लिए एक रेस्पिरेटरी पाथवे होगा, तुम्हें भी पता है क्या होगा? रेस्पिरेटरी पाथवे। देखो बहुत टाइम से मैंने ये यूज़ नहीं किया था, दैट्स वाई मेरा राइटिंग थोड़ा बहुत गंदा आ रहा है। और काफ़ी टाइम से बिजी चल रही थी, तो अब एक थोड़े दिन में आ जाएगा प्रैक्टिस में दोबारा, है ना। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मैं बोल तो सही रही हूँ ना, बोल तो ऐसे नहीं रही जो तुम्हें समझ में ना आए। तो रेस्पिरेटरी पाथवे देखना पड़ेगा हमें कि रेस्पिरेटरी पाथवे जो है, मतलब कैसे 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 तुम लंग्स तक पहुंच जाओगे, अपने O2 जो है वो कैसे कैसे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है, मैं डायग्राम बनाना शुरू करती हूँ। बहुत गंदा डायग्राम बनाऊंगी, बट हाँ तुम्हें एडजस्ट करना होगा। देखो ये जो है तुम्हारी नोज है, मेरी नहीं है तुम्हारी है। मैं इतनी गंदी शक्ल नहीं है, अच्छी शक्ल है। शक्ल तो कभी दिखाई नहीं आपने, जब भी तो नहीं दिखाई। सुनो इधर देखो, ये जो है, ये जो होता है ये होता है नोस्ट्रल, दैट इज एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। ये जो छेद होते हैं यार तुम्हारे, होल्स बाहर वाले, ठीक है, दो, तो एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं इनको, और नोस्ट्रल्स भी बोलते हैं। तो नोस्ट्रल्स के थ्रू क्या होता है? एयर जा रही है अंदर, ठीक है, अंदर चले गई नोस्ट्रल के थ्रू। अब नोस्ट्रल जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद होती है नेजल कैनाल। व्हाट इज इट? नेजल कैनाल, या फिर नेजल चैम्बर भी बोलते हैं। ये खाली है ना, इस वजह से इसको नेजल चैम्बर या फिर नाक से रिलेटेड को लैटिन लैंग्वेज में नेजल बोलते हैं। लैटिन सिखाते सिखाते खत्म हो गई हूँ मैं, पर सीख नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों लैटिन लैंग्वेज। फिर कोई मीम्स बना ले, पता चले। हाँ, तो देखो, नेजल कैनाल और नेजल चैम्बर अब इसके थ्रू जा रही होगी। नेजल चैम्बर से जैसे ही चलते चलते, या फिर नेजल कैविटी के थ्रू चलते चलते क्या होता है, यहाँ पर पीछे भी एक होल्स टाइप के पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल नेयर्स, है ना। जैसे आगे पाए गए थे ना एक्सटर्नल नेयर्स, तो यहाँ पर पाए जाते हैं पीछे इंटरनल नेयर्स। अब उसके बाद जो रीजन शुरू हो जाता है वो होता है फेरिंग्स का। किसका? फेरिंग्स। दीदी हमें तो फेरिंग्स भी नहीं पता, बहुत गंदा सीन है। अरे बता रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर जो है दोनों साथ साथ जाते हैं यहाँ से, माउथ कनेक्ट हो जाता है। मतलब नीचे से माउथ भी तो है, देखो तुम्हारा मुंह भी तो आ रहा होगा ये, ऐसे करके मुंह। तो यहाँ से दोनों चीज कनेक्ट हो जाएंगी। थोड़ा डायग्राम बहुत गंदा होता चल रहा है मेरा, ठीक है, तो तुम बात ध्यान रख लेना, थोड़ा एडजस्ट करना सीख जाओगे। पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, तो फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज ऑफ फॉर फूड एंड एयर। मैं तुम्हें कुछ बता देती हूँ नेक्स्ट पेज पर, ये थोड़ा ज़्यादा गंदा गंदा सा हो गया है। देखो, फेरिंग्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के। एक होता है ओरोफेरिंग्स, है ना, लिख नहीं रही अब मैं। ओरोफेरिंग्स। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स,
लैरिंगो फेरिंग्स है ना। तो तीसरा जो होता है वो होता है नेसोफेरिंग्स। क्या? नेसोफेरिंग्स। तो नेसोफेरिंग्स जो है वो नेजल कैविटी से जो जुड़ा हुआ होगा, मतलब एक पार्ट है। अब फेरिंग्स क्या था? कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। जो ये जो माउथ है और ये नोज है जाके कनेक्ट हो जाएगा दोनों लास्ट में जाके। तो ओरोफेरिंग्स जो माउथ के अंदर जो पार्ट रहा होगा। लैरिंगोफेरिंग्स जो कि ट्रैकिया के ऊपर का पार्ट है, अभी बताएंगे, ट्रैकिया विंड पाइप। नेसोफेरिंग्स जो नेजल कैविटी के जस्ट बाद, मतलब इंटरनल लेयर्स के जस्ट बाद जो वाला जो रीजन है, दैट इज नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं जो तुम्हें यहाँ पर दिखा रही थी ना फेरिंग्स, अरे मैं जो तुम्हें यहाँ पर दिखा रही थी दैट इज नेसोफेरिंग्स। एक्चुअली में जहाँ पर एंट्री मारने वाले हैं हम वो नेसोफेरिंग्स वाला पार्ट है। नेसोफेरिंग्स से फिर ऑलमोस्ट फेरिंग्स में आ जाओगे, देन उसके बाद आगे बढ़ोगे। तो अभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए भी तो तुम्हें टाइम चाहिए। हाँ, तो नेसोफेरिंग्स के बाद आ गए तुम फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स के बाद जो रीजन होता है दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है हमारा विंड पाइप। जो आगे जो होता है ना, देखो तुम्हारे गर्दन पे जो बना हुआ है ना, ये जो पाइप टाइप का है, टच करके देख लेना ना। दो पाइप होते हैं तुम्हारी गर्दन में, एक आगे एक पीछे, ठीक है। तो ये जो आगे वाला है ना, दिस इज ट्रैकिया, क्योंकि आगे से गर्दन दबा के मारा जाता है इंसान को, पीछे से नहीं। और जो पीछे जा रहा है वो ईसोफेगस होता है। क्या होता है? ईसोफेगस फूड पाइप होता है वो। ठीक है, तो ध्यान रखना, तुमसे कोई पूछा एंटीरियर पार्ट पे क्या है, ईसोफेगस बता रहे हैं। नहीं होता भाई, ट्रैकिया होता है। तुम टच करके भी तो फील कर सकते हो, तुम्हें आगे से मारा जाता है, पीछे से गर्दन दबा के मारा जाता है। ठीक है, तो जो आगे पाया जा रहा है दैट इज ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया का जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स। स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें, जबरदस्ती नहीं, प्यार से, ठीक है। सुनो, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के बाद क्या होता है? लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। व्हाट इज इट? वॉइस बॉक्स। अभी सब कुछ क्लियर क्लियर बताऊंगी। गंदा गंदा चल रहा है, ठीक है। देखो, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या होता है? लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया इज अ विंड पाइप। विंड पाइप के बाद जो है वो रीजन चलेगा। फिर इसके बाद जो एंट्री हो जाती है वो हो जाती है हमारी ब्रोंकाई में। क्या? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ऐसे चलते चलेंगे, चलते चलेंगे। दीदी कुछ बना के तो दिखाओ, क्या ऐसी पढ़ाती रहोगी? फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर उसके बाद जो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तो सुना होगा ना, बहुत ज़्यादा एल्वियोलाई का ही वेट कर रहे थे ये लोग। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक नेक्स्ट पेज पे अच्छा सा डायग्राम बना के बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले जब तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे चल रहा था, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी पाथवे चल रहा था उसमें क्या क्या चीज़ें थी और कैसे कैसे थी, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देती हूँ एक बार में। तो सबसे पहले ये फ्लो चार्ट है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स थे, जिसके थ्रू तुमने सांस ली। इंटरनल नेयर्स नहीं, एक्सटर्नल नेयर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम नेजल चैम्बर में गए, ठीक है। किस में गए? नेजल चैम्बर, जो कैनाल टाइप की चल रही है। फिर उसके बाद तुम इंटरनल नेयर्स पे आ गए। किस पे? इंटरनल नेयर्स पे, जो अंदर वाले जो होल्स हैं। फिर उसके बाद तुम नेसोफेरिंग्स में आ गए। किसमें? नेसोफेरिंग्स। फेरिंग्स इज व्हाट? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसे टिप्स पे होना चाहिए ये लाइन से। कोई फेरिंग्स पूछ रहा है, शक्ल देख रहा है, होता है वो फेरिंग्स, हमें पता है। अरे पता है क्या? डेफिनेशन याद करो ना, छोटी सी। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर लैरिंग्स पे आ जाते हैं। लैरिंग्स, वो जो है वॉइस बॉक्स, ठीक है। लैरिंग्स के बाद जो है ट्रैकिया आता है, विंड पाइप जो है हमारा, ठीक है। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई आता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। और प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शरी ब्रोंकाई, और टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आ जाते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद आ जाते हैं एल्वियोलाई। हाय मेरी स्पेलिंग्स। हाँ ठीक है, एल्वियोलाई। थोड़ा इरेज कर लें तो एक बार। हम्म, तो एल्वियोलाई, ठीक है। इतना क्लियर है तुम्हें? ये सारा पाथवे चल रहा होगा ऐसे 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 ऐसे। अब हम अपने डायग्राम को रुको, बैक कंटिन्यू करते हैं। इसमें तो नहीं हो पाएगा कंटिन्यू, नेक्स्ट में ही करेंगे फिर। हाँ, तो देखो इधर दिखाती हूँ मैं तुम्हें। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गई मैं तुम्हें। ये जितना होता है यहाँ तक ब्रोंक्यूल्स तक, ये जितना चल रहा है, लाल पेन दिखाओ। तो ये जितना चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक जो होता है इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ये सिर्फ कंडक्ट करके ला रहा है एयर को। दो पार्ट होते हैं। और एक ये जो है, एक ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट।
क्या बोलते हैं इसे, एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। यहाँ पर एक्चुअली में रेस्पिरेशन होने वाली है, यहाँ पर एक्चुअली में एक्सचेंज होने वाला है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट। और जो ऊपर वाला जितना था एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके ब्रोंक्यूल्स तक, उसको बोलेंगे हम कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, दो पार्ट हो गए हमारे। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं, रुक जाओ। हाँ तो देखो ये जो था ना, ये मैंने यहाँ से ट्रैकिया से शुरू कर लेती हूँ। ये आ गया हमारा ट्रैकिया। क्या ये हमारा ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया होता है ना, ये विंड पाइप है। क्या ये, विंड पाइप, विंड पाइप। ठीक है, तो ट्रैकिया जो था हमारा विंड पाइप था। अब इससे जब तुम आगे चले, इससे जब आगे चलोगे तो ये जो है ना मिड थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी जानते हो क्या था। दीदी नहीं याद, नहीं याद, नहीं 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 याद। ये क्या बताया था मैंने, अच्छा तुम्हें नहीं बताया था ना। देखो यही वाली जो है ना, अब तो मैं दोबारा से बताती हूँ। हाँ तो यही जो है ना पल्मोनरी कैविटी, इसी का दूसरा नाम थोरेसिक कैविटी भी है, चलो ऐसा मान लो। थोरेसिक कैविटी, जहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रा पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ तो देखो, तो ये जो है हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा विंड पाइप है। तो ट्रैकिया का मतलब दूसरा नाम विंड पाइप है। तो जो ट्रैकिया होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है। बाइफरकेट मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई बन गया। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ठीक है, किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। अच्छा ये जब जब डिवाइड होगा तो इसकी जो डायमीटर है ना, जो इसके मतलब अंदर की ये जो डायमीटर है वो कम होती चलेगी। तो ये जो बना है, दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ये भी फर्दर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और पतली कर दो, मैं थोड़ी नहीं कर पा रही, हाँ पर तुम समझ तो रहे हो ना, डायमीटर कम होता चल रहा है। तो दिस इज टर्शरी ब्रोंकाई। फिर टर्शरी ब्रोंकाई आने के बाद आ जाते हैं फिर ब्रोंक्यूल्स, वो और भी पतले होते हैं। ठीक है, इनसे भी पतले होंगे वो, बिल्कुल ही पतले। मैं नहीं बना पाई सॉरी, पर हाँ बन जाएंगे। ठीक है, दैट इज ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के बाद जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे एल्वियोलाई। तो वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, तो उसको बोलेंगे एल्वियोलाई। ठीक है, तो अभी ये जो है जितना भी है, तुमने इतना पढ़ लिया ना, इतना समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। देखो आगे मैं बताती हूँ तुम्हें आगे क्या क्या होता है। अब तुम्हें हम मतलब थोड़ा बेसिक्स से बताते हैं कि ये क्या क्या था। देखो एक्सटर्नल नोस्ट्रल जो थे तुम्हें पता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बारे में कुछ भी मत पता करो, बस इतना पता कर लो कि हाँ दो छेद होते हैं जिससे तुम्हारी एयर जा रही है। तो मैं नेजल चैम्बर के बारे में बताती हूँ। जो नेजल चैम्बर होता है ना, रेड ज़्यादा तो नहीं चुभ रहा, चलो मैं ब्लू ले लेती हूँ। ठीक है, तो नेजल चैम्बर जो होता है, उसमें क्या होता है, नेजल चैम्बर के अंदर जब भी हम देख रहे हैं तो वहाँ पर पहली बात तो 2 इन नंबर होते हैं, ये तो तुम बता दोगे ना। यहाँ पर टिश्यू पाए जाते हैं कुछ, दैट इज रेस्पिरेटरी एपिथीलियम बोला जाता है उन्हें, एपिथीलियल टिश्यू से बने हैं ना, इस वजह से रेस्पिरेशन करवा रहे हैं तो रेस्पिरेटरी एपिथीलियम। अब यहाँ पर जो पाए जाते हैं उसका नाम होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड, कभी पूछ सकता है, इस वजह से बता रही हूँ, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। ठीक है, तो ये जो है ये वाला पाया जाएगा सूडोस्टेटेड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जो नेजल चैम्बर होता है उसमें तुम्हें पता है ना, हेयर्स होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं यहाँ पर, हेयर्स हेयर्स हेयर्स। वो क्या करते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल आया, कोई भी पॉलन ग्रेन्स आया, कोई भी बाहर से एलर्जन आया, तो उसको क्या करेंगे, उसको ट्रैप कर लेंगे, जिससे वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए, उसको बाहर ही ट्रैप करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे मतलब कोई भी डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप कर लिया जाता है। और ये सीलिया जो कॉलमनर होता है, ये भी मतलब उनको रोकने का ही काम करता है। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ होती है, यहाँ पर नॉन सीलिएटेड ब्रश बॉर्डर भी पाए जाते हैं। नॉन सीलिएटेड, प्लस लिख देती हूँ इसको, नॉन सीलिएटेड ब्रश बॉर्डर। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर क्यूबॉइडल दोनों ही पाए जाते हैं एक्चुअली में, एपिथीलियम। ठीक है, और यहाँ पर जो पाई जा रही हैं गॉबलेट सेल्स पाई जा रही हैं। गॉबलेट सेल्स अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, गॉबलेट सेल्स हमेशा म्यूकस रिलीज करती हैं, और वो म्यूकस क्या करेगा, वो म्यूकस इन सारे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेजल चैम्बर में इतनी चीज़ें पाई जा रही हैं, तुम्हें भी पता है। और देखो नेजल चैम्बर और क्या क्या कर सकता है, तुम्हें नेजल चैम्बर का फंक्शंस भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी नीट में बहुत फ्रिक्वेंट आजकल पूछा जा रहा है।
देखो ये जो है ना तुम्हारा जो मतलब जैसे तुमने बहुत ज़्यादा चिल्ड एयर में हो, तुम अभी बहुत ज़्यादा, सपोज करो विंटर सीजन चल रहा है, तो वहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं तुम्हारी नोज में जा रही हैं, तो पर इतना ठंडी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जाएंगी तो वो खराब हो जाएगा। तो वो क्या करता है, मेक्स द एयर ह्यूमिड, एयर को ह्यूमिड बनाना भी नेजल चैम्बर का काम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी में लाइन है, मतलब थर्ड पेज को पलटोगे, चैप्टर का जो थर्ड पेज है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो जो एयर को ह्यूमिड बनाने का काम है वो क्या होगा, एयर को जो ह्यूमिड बना रहा होगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहा होगा, वो यही कर रहा होगा एयर को ह्यूमिड बनाने का। अब देखो, हाँ थर्ड पेज पे टॉप पे पैराग्राफ है, उसमें दे रखा है, प्लीज़ एक बार देख लेना। तो मेक्स द, और देखो जितनी भी मतलब बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करेगा, है ना, बॉडी टेम्परेचर के बराबर रेगुलेट कर देगा, मतलब जो भी एयर आई है उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर रेगुलेशन ले आएगा कि जितना बॉडी टेम्परेचर है उतना ही ये आ जाए। और गॉबलेट सेल्स वगैरह जो क्या कर रही हैं, वो ट्रैप करने का काम कर रही हैं, जो भी ट्रैप डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना नेजल चैम्बर के बारे में। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेजल चैम्बर के बाद क्या थे, इंटरनल लेयर्स, वो भी बस छेद जैसे हैं और कोई वो नहीं है, वो डायरेक्ट नेसोफेरिंग से कनेक्टेड हो जाते हैं और कुछ भी नहीं याद रखना है। अब देखो लेरिंग्स पे आ जाते हैं हम। लेरिंग्स के बारे में तुमने नहीं पढ़ा होगा। लेरिंग्स जो होता है ये वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसे, इसके थ्रू ही एक्चुअली में आवाज़ जो है वो इसी के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। किसके थ्रू, वॉइस बॉक्स के थ्रू, या फिर इसको साउंड बॉक्स भी बोल सकते हो तुम, कि इसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें वोकल कॉर्ड्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, वोकल कॉर्ड्स पाई जाती हैं, जिनके थ्रू, जिनका मतलब जब भी ऐसा होता है कि वाइब्रेशन होता है उन वोकल कॉर्ड्स में, जब एक्सपिरेशन हो रही होती है तो वाइब्रेशन के थ्रू। अब देखो वोकल कॉर्ड्स भी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स और एक होती हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। वैसे तुम्हारे सिलेबस में एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती हैं, जो एक्चुअली में प्रोड्यूस कर पा रही हो, है ना। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करवाती। अब जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस कैसे कर पा रही हैं, मैंने वही बताया कि वाइब्रेशन होता है इन कॉर्ड्स के अंदर, वाइब्रेशन बिटवीन कॉर्ड्स, और फिर उसकी वजह से ड्यूरिंग, कब होता है वो, एक्सपिरेशन जब कर रहे हो तुम, इंस्पिरेशन से नहीं, एक्सपिरेशन, जब भी तुम एयर आउट करते हो तब एक्सपिरेशन के थ्रू वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये वोकल कॉर्ड्स का काम है। अब देखो जो लैरिंग्स होता है, ये ट्रैकिया का टॉप टॉप पार्ट जो होता है ट्रैकिया का, वो लैरिंग्स होता है। क्या, लैरिंग्स। और ये जो लैरिंग्स है इसी की ओपनिंग जो होती है, मतलब जो ट्रैकिया की ओपनिंग है उसको बोल देते हैं हम ग्लॉटिस। व्हाट इज इट, ग्लॉटिस। ठीक है, ध्यान रखना ट्रैकिया की ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस बोलेंगे, प्लीज ध्यान रख लेना, ट्रैकिया ओपनिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बस इतना ही याद रखना है, तुम्हें ज़्यादा लैरिंग्स के बारे में नहीं पढ़ना। और तुम्हें एनिमल किंगडम में पढ़ाया गया था कि जो लैरिंग्स की जगह वहाँ पर चिड़ियों के अंदर सिरिंग्स पाया जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखो तो कर रख लेना, बस इतना ही। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रैकिया के ऊपर। देखो जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो तुम्हें पता चल ही गया है, ट्रैकिया जी की जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। अब यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो है ना, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपी मतलब किसी के ऊपर सरफेस टाइप का हो तो उसको बोलेंगे एपीग्लॉटिस। ठीक है, इस एपीग्लॉटिस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। ये एनसीईआरटी का सेकंड पेज पे लाइन दे रखी है एपीग्लॉटिस के बारे में कि दिस इज अ थिन इलास्टिक कार्टिलेज, एक ये थिन इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। ये भी पूछने के लिए आ जाएगा ये थिन है या थिक है, ये कौन से कार्टिलेज से बना हुआ है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर साइड में होता है विंड, फूड पाइप। अब क्या होता है, जैसे फूड जो है वो अंदर ना चला जाए, फूड और उसके लिए कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, फेरिंग्स के थ्रू फूड आ रहा है। अब वो फूड आते टाइम जब ये जो फूड आ रहा है वो इधर ना आ जाए, इसलिए ये क्या करता है, ये ढक देता है इसको ढक्कन की तरह। तो ये क्या होगा, जैसे फूड आ रहा होगा तो ये ढका हुआ पाया जाएगा, ये एपिग्लॉटिस से कवर हो जाएगा पूरा ऐसे करके। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो, जब हम मतलब हेल्प ड्यूरिंग सेलोइंग ऑफ फूड ऑफ फूड, है ना, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप, ऐसा बोल सकते हो कि तुम, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, विंड पाइप के अंदर
विंड पाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके थ्रू एयर जा रही है ट्रैकिया को। अब देखो ये जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के पास है ना सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स पाई जाती हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सी शेप कार्टिलेजनस रिंग, सी क्यों बोल रहा हूँ, सर्कुलर क्यों नहीं बोल रहा दीदी, सी क्यों बोल रहा, अरे ये इनकम्प्लीट है, पीछे नहीं है, सिर्फ आगे आगे हैं। तो ये ऐसे ऐसे पाई जा रही हैं, ये जो है ना सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स, तुमसे ये भी पूछने के लिए आ जाता है दिस इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये जो है दिस इज सी शेप incomplete cartilaginous rings। ठीक है, इतना समझ गए तुम, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जा रही हैं। ये क्या करती हैं ये रिंग्स, अरे देखो जैसे तुम्हारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर भी मूवमेंट चल रहा है। अब देखो एयर चले गई, एयर अंदर चले गई, अब एयर चले गई तो उसके पास तो कुछ बचा नहीं, वो पिचक जाएगा, वो चिपक नहीं जाएगा, ऐसे कोलैप्सिंग हो जाएगी दोनों सरफेस की। तो वो कोलैप्सिंग को रोकने के लिए इसके पास क्या होता है, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया ना हो, इसलिए इसके पास इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, सब कुछ तुम ध्यान रखना। और तुमसे कभी पूछने के लिए आ जाए तो ये थायराइड कार्टिलेज की बनी होती हैं वैसे, पर तुम्हें नहीं पूछने के लिए आएगा, तुम बिल्कुल मत याद रखो। बस इतना ध्यान रखना कि ये सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग किस लिए होती हैं और ये कहाँ तक पाई जा रही हैं। ठीक है, ये जो है ना ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक पाई जाती हैं, ये जो होती हैं रिंग्स, अभी बता दूंगी मैं, तो तुम इतना ध्यान रखना बस ट्रेकिया के बारे में कि ये जो है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि ट्रैकिया जो है वो बाइफर्केट कौन से रीजन पे होता है, तो वो थोरेसिक फिफ्थ, फिफ्थ थोरेसिक पे, थोरेसिक रीजन जो है फिफ्थ, पांचवा। देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ थोरेसिक क्या होता है, तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे होंगे ना। देखो ये जो है हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे करके ऐसे पाई जा रही है ना, तो ऊपर जो होते हैं वो सर्वाइकल वाली हड्डियां होती हैं, है ना, सर्वाइकल। स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, ऐसे नहीं बोलते कभी कभी जो बूढ़े बड़े होते हैं ना कि इनको सर्वाइकल की दिक्कत है, तो वो जो गर्दन पे जो हड्डियां पाई जा रही है ना नेक वाले रीजन में, दैट इज सर्वाइकल रीजन। तो सर्वाइकल वाली जो होती हैं ये मतलब 7 12 5 1 1 टोटल इतनी है वर्टिब्रल कॉलम में जो हड्डियां हैं, तो 7 जो होती हैं वो सर्वाइकल होती हैं। देन उसके बाद जो 12 होती हैं वो होती हैं थोरेसिक, जो थोरेसिक कैविटी के अंदर है ना, थोरेसिक लंग्स की कैविटी, पल्मोनरी कैविटी, चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी, वो सब उसी की वजह से है। यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्री पाई जाती हैं। कौन सी वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, जो वर्टिब्रा से वर्ड आया वो आया वर्टिब्री। ठीक है, यहाँ पर जो पाई जा रही हैं ये सर्वाइकल वर्टिब्री हैं। फिर उसके बाद जो आ जाती हैं वो लंबर आ जाती हैं 5 6, तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, बट हाँ मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम कंफ्यूज ना हो इस वजह से। तो यहाँ पर जो है जो 5 आएंगी वो वो लंबर वर्टिब्री आएंगी। ठीक है, ये हमारा वेट को मतलब बैलेंस करके रखती हैं, बॉडी का पूरा वेट को रखने का मतलब काम इन्हीं का होता है, बैलेंस करने का। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्रल होती है, फिर उसके बाद कॉकीएक्स होती है, सेक्रल, और फिर उसके बाद मतलब एक हिप बोन, हिप में टेल बोन टाइप की पाई जाती है, दैट इज कॉकीएक्स। ठीक है, तो इतना जो है ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आता है, पर ये मतलब आउट ऑफ टॉपिक था, बट मैंने तुम्हें बता दिया है कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या चल रहा है। ये तुम्हारे पीछे है ना, पीछे मतलब पीछे इन द सेंस, अरे देखो ये तुम्हारा मुंह है, ये तुम्हारी आगे वाली बॉडी है, इसके जस्ट पीछे मतलब बैक पीठ पे पाई जा रही है। ठीक है, अच्छा जो आगे वाला सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेंट्रल, और जो पीछे वाला सरफेस होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। तो ये डॉर्सल सरफेस पे पाई जा रही है। देखो मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया होगा, एक जस्ट कुत्ता बनाओ, है ना, ये कुत्ता है मेरा, बहुत गंदा सा कुत्ता है, पर हाँ ठीक है, वैसे मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ और कुत्ता बेकार है मेरा। ठीक है, अभी सुनो, तो इधर देखो ये वाला जो इसका बैक वाला जो सरफेस होता है ये होता है डॉर्सल, है ना, जैसे मंकी समझ लो, इसे कुछ भी समझ लो, और ये जो आगे वाला सरफेस है ये होता है वेंट्रल। तो अब जो मंकी थे वो खड़े हो गए, सपोज करो हम मंकी थे, मंकी हम खड़े हो गए जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, तो हमारा ये जो बैक वाला है ना ये अभी भी डॉर्सल है, और ये आगे वाला जो है ये वेंट्रल है। अब कहीं जाके ये मत बोलना कितना गंदा डायग्राम था, इसी वजह से इरेज कर देती हूँ मैं। ठीक है, हाँ तो बस बेटर है। तो आगे वाले को वेंट्रल बोलते हैं, पीछे वाले को डोर्सल बोलते हैं, कभी भी वर्ड्स आए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, हम ट्रैकिया पे थे। तो हम ट्रैकिया के बारे में बता रहे थे कि वो फिफ्थ थोरेसिक चैम्बर से डिवाइड हो जाता है, बाइफर्केट हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, इतना याद रखोगे, प्लीज याद रख लेना मेरे लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए। कैसा पढ़ाती हैं, बहुत घटिया, ऐसा बोले जाते हैं कुछ लोग इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी। हाँ देखो ब्रोंकाई, अब ये जो है ना ब्रोंकाई किसको बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं प्लूरल के लिए, है ना, बहुत सारे जब
बात कर रहे हैं। अगर तुम सिंगुलर वर्ड्स के लिए याद करोगे तो ब्रोंकस बोला जाता है ना, थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो ये जो है ये चल रही हैं ये फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे। ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है वो एल्वियोलाई आ जाता है। एल्वियोलाई जो होता है, एल्वियोलाई हमारा मेन पार्ट्स है। देखो एल्वियोलाई के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो एल्वियोलाई है वो क्या है। देखो एल्वियोलाई के बारे में जब भी तुम बात करोगे तो टोटल 2 लंग्स के अंदर पता है कितनी एल्वियोलाई पाई जाती हैं? अप्रॉक्स 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। एक फुटबॉल शायद फुटबॉल का ग्राउंड जो होता है ना उसका पूरा सरफेस एरिया, इतना बड़ा सरफेस एरिया कवर कर लेते हैं ये एल्वियोलाई सारे के सारे मिला के। तो 300 मिलियंस जो हैं वो एल्वियोलाई पाई जाती हैं दोनों लंग्स के अंदर। और ये थिन इरेगुलर सरफेस होती है। देखो इनकी जो सरफेस होती है वो थिन होती है। थिन क्योंकि एक्सचेंज जब ही होगा जब थिन सरफेस होगी, है ना। इरेगुलर होती है, तुमसे पूछा जाएगा रेगुलर है, इरेगुलर है, इरेगुलर है, ठीक है। और वेस्कुलराइज्ड होती है। वेस्कुलराइज्ड मतलब कि सप्लाई विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की सप्लाई अच्छी खासी होगी क्योंकि ब्लड वेसल्स ही तो O2 CO2 एक्सचेंज करने वाली हैं। अब देखो यहाँ पर है ना सर्फेक्टेंट पाया जाता है। एक सर्फेक्टेंट क्या होता है दीदी? हमें तो कुछ नहीं जानकारी। अरे सर्फेक्टेंट मतलब एक सरफेस एक्टिव एजेंट, है ना। सरफेस को जो एक्टिव करेगा तो वो क्या करता है, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। एल्व्यूलर फ्लूइड एंड एयर के बीच का, है ना, सरफेस टेंशन को रिलीज करने के लिए जो है ना, सरफेस टेंशन को जो रिलीज करवाएगा, है ना, उसको कम करवा रहा होगा तो वो उसको सर्फेक्टेंट बोलेंगे। उसका नाम याद कर लेना बस, लेसिथिन नाम का सर्फेक्टेंट पाया जाता है। बस इतना याद कर लेना। देखो हम नेक्स्ट वीडियो लंग्स वगैरह के बारे में प्रॉपर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं क्योंकि बहुत